पवन पांडे आप लोगों का शिक्षा कुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक्स को। आज हमारा टॉपिक्स है वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। अब बात महिला सशक्तिकरण की आती है तो आखिर में महिला सशक्तिकरण है क्या चीज़? क्या आपने देखा कि प्राचीन समय में महिलाओं की कैसी स्थिति थी? प्राचीन काल से आज के आधुनिक समय में अगर तुलना किया जाए कि प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी और वर्तमान समय में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या हमेशा जैसी आज की स्थिति है ऐसी ही स्थिति प्राचीन काल में महिलाओं की थी? क्या महिलाओं के बीच का जो पीरियड है, प्राचीन और आधुनिक का जो बीच का पीरियड है यानी जो मध्यकाल है, तो मध्यकाल में महिलाओं की क्या स्थिति थी? आज हमारा का पूरा चर्चा होगा महिला सशक्तिकरण में। देखिए, जो महिला सशक्तिकरण है, अगर जब हम स्त्री शब्द की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, हम स्त्री शब्द की बात करते हैं तो सबसे पहले देखा जाए कि महिला सशक्तिकरण में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक्स होगा भारत में, और आपको मालूम होना चाहिए ये महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक्स जो है ये आज कल कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर आपका स्टेट सिविल सर्विसेज हो, हम सभी लगभग परीक्षाओं में देखिए महिला सशक्तिकरण से आपके एग्जाम में सवाल देखिए बनते हैं। कभी निबंध लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए आता है, कभी आपके जीएस पेपर में पूछा जाता है कि महिला सशक्तिकरण है क्या चीज़, इस पर टिप्पणी कीजिए, निबंध लिखिए, व्याख्या कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए। महिला सशक्तिकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार का क्या योगदान है, या महिला सशक्तिकरण में भारत सरकार के योगदान की, भारत सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो अलग अलग प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी में जब जाओगे, यूपीएससी सवाल कैसे पूछता है, महिला सशक्तिकरण में भारत सरकार की देखिए उपलब्धियों का मूल्यांकन करिए। और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार में अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर के कहाँ तक चिंतित है, कहाँ तक जो है कार्यशील है, इसके ऊपर सविस्तार जो है चर्चा कीजिए। इस तरीके से सवाल जो है आपके उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश को टारगेट करके भी पूछा जा सकता है, और दूसरा जो टारगेट हमारा भारत के संदर्भ में या भारत सरकार को लेकर के भी पूछा जा सकता है। तो आज हमारा का पूरा जो बेस्ड होगा कि हमारा जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर के। और जैसे कि देखते हो कि अगर हम यूपीपीसीएस, हमारा जो फोकस है, ध्यान से रखना कि यूपीपीसीएस, और हमने आपको पहले भी इसके पहले लेक्चर में बताया था वाई शिक्षा कुल ही क्यों। आप अगर यूपीपीसीएस की तैयारी करने आ रहे हो और उसके लिए शिक्षा कुल ही क्यों, तो हमने आपको ये बताया था कि शिक्षा कुल केवल यूपीपीसीएस पर फोकस करता है, ना कि यूपीएससी के बच्चों को टारगेट करता है। हमारा पूरा फोकस जो है यूपीपीसीएस के बच्चों को फोकस करना है, कि जो सीरियस होकर के यूपीपीसीएस देना चाहते हैं, जो स्टेट सर्विस को पहले प्रेफर करते हैं और बाद में वो यूपीएससी को फोकस करते हैं, या यूपीएससी उनके लिए जो है ना मैंडेटरी होकर के उनके लिए जो मैंडेटरी है वो स्टेट सर्विसेज है। तो हम उन स्टेट सर्विसेज के बच्चों के लिए ध्यान से देखिए संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे कि महिला सशक्तिकरण पर सपोज डेट आपके एग्जाम में निबंध आता है कि ऐसे लिखिए, महिला सशक्तिकरण के ऊपर निबंध लिखना है, तो आपको निबंध लिखने के लिए कई सारे टेक्निक्स या तरीके अपनाए जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण को जो है या 800 शब्दों में, 500-600 शब्दों में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे हमारा बैकग्राउंड बनेगा महिला सशक्तिकरण को लेकर के। तो सिंपल सी सवाल है। तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन देंगे। महिला सशक्तिकरण के बारे में हम भूमिका बनाएंगे, इंट्रो देंगे, जिसे हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। फिर हम बात करेंगे जो है एक पैराग्राफ, हम जो है लगभग जो है ये देखिए महिला सशक्तिकरण 5-6-7-8 लाइन, जो 5-6 से लेकर के 6 लाइन 7 लाइन तक जो है हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे, तो उसका इंट्रो देंगे। और फिर हम महिला सशक्तिकरण के अर्थ को बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण कहते किसे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा, अपने विचार जो दिए हैं, हम उनके बारे में महिला सशक्तिकरण के अर्थ के में जो उसको हम इंट्रोड्यूस यानी कोट करेंगे। और दूसरा क्या है, भारत एवं यूपी में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा क्या है। और यही देखिए हम में गैप है, औरों से शिक्षा कुल जो है में गैप क्यों देखने को मिलता है, और जो आपको पढ़ाएंगे
और जो आपको पढ़ाएंगे वो क्या करेंगे, भारत में महिला सशक्तिकरण की भूमिका को पढ़ाएंगे, लेकिन यूपी के बारे में जहां आएगा छोड़ देंगे। यूपी के बारे में जहां आएगा, यूपी सरकार के माध्यम से यूपी के का जो है गवर्नमेंट का महिला सशक्तिकरण में क्या इंपॉर्टेंस, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उस वहां का जो टॉपिक्स आएगा वो हटा देंगे। और लेकिन शिक्षा कुल आपको यही लोगों से अलग हटके करता है कि आपको हम भारत के साथ साथ हम यूपी के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा आपको यूपी पीसीएस कराना। अगर हम जो है सबसे पहली प्रायोरिटी होगी क्या होगी, पहले आप तो उत्तर प्रदेश अपने राज्य की योजनाओं को जानिए। राज्य सरकार महिलाओं के विकास में कौन कौन सी योगदान निभा रही है, क्या महिला सामर्थ्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार की जो महिलाओं के विकास में कितने योगदान है, कितना उनको सक्सेस हो रहा है, हम सबसे पहले उसको लेंगे। फिर भारत सरकार को भी हम दोनों के और दोनों में कंपेयर कर लेंगे। एक प्रकार से हम कंपेरेटिव यानी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक तरफ जो है भारत सरकार को, हम दूसरी तरफ राज्य सरकार को लेकर के चलेंगे और ये देखेंगे कि दोनों में क्या किया गया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या नीतियाँ अपनाई जाती हैं। और देखिए फिर क्या कर रहा है कि देखिए भारत एवं यूपी में अगला कह रहा है कि देखिए कि भारत एवं यूपी में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज द देखिए बैरियर्स इन द वे ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया एंड यूपी। उत्तर प्रदेश और जो है भारत सरकार में जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो क्रियाशील है, अग्रेसिव है, एक्टिव है, तो दोनों के रास्ते में आने वाले जो है बैरियर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां क्या हैं। क्या उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार क्रियाशील है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज है जो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने की दिशा में बढ़ने ही नहीं दे रहा है। और इसी तरीके से भारत सरकार के सामने कौन सा चैलेंजेस है, हम उन चैलेंजेस के ऊपर चर्चा करेंगे। कहाँ पे, इंडिया और उत्तर प्रदेश दोनों में चर्चा होगी हमारी। आगे देखिए भारत एवं यूपी में महिला सशक्तिकरण के लेकर के सरकार की भूमिका और गवर्नमेंट जो है दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य में स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के कौन कौन सी प्रोग्राम, कौन कौन सी स्कीमें लॉन्च की रही। और उसके अलावा संसद, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के संबंध में कई सारे अधिनियम पास किए गए हैं, एक्ट पास किए गए हैं, उन अधिनियमों की भी चर्चा की जाती है। आज देखिए किसी भी राष्ट्र का निर्माण बिना महिला के संभव नहीं है। यानी जब भी हम सभ्यता या किसी संस्कृति की कल्पना करते हैं, याद रखना किसी भी अगर सभ्यता का जन्म होता है ना, संस्कृति, किसी भी समाज का निर्माण होता है, तो कोई भी समाज यानी बिना महिला के कल्पना संभव नहीं हो सकता है। कहते हैं ना किसी जीव की उत्पत्ति, तो जीव जन्म देने वाली शक्ति कौन है, शक्ति यानी जो एक जन्म देती है वो कौन है, वो महिला ही है। इसीलिए महिला को शक्ति की उपाधि दी गई है, शक्ति की उपाधि दी गई है। तो राष्ट्र के निर्माण में महिला का देखिए यानी महिलाओं की क्या भूमिका है, इसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा और महिला सशक्तिकरण के बेनिफिट्स यानी इसके लाभ देखे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। और देखिए किसी भी समाज, किसी भी सभ्यता का निर्माण जो है महिला और पुरुष दोनों से माना होता है। अगर देखिए किसी भी समाज में अगर देखो कि केवल पुरुष वर्ग का ही वर्चस्व हो और महिला वर्ग का अगर वर्चस्व ना हो, महिला वर्ग को अगर दबा दिया जाए, तो वह समाज कभी विकसित नहीं हो सकता है। और भारतीय समाज में अगर हम भारतीय समाज की बात करें, हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ही हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कृति थी, वो मातृसत्तात्मक हुआ करती थी। आपने इंडस सिविलाइजेशन पढ़ा होगा। इंडस सिविलाइजेशन में हमारा समाज कैसे था, तो भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता मानी जाती है वो हड़प्पा सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। वह इंडस सिविलाइजेशन हमारी मातृसत्तात्मक समाज यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी पर बस था, जो महिला समाज ही जिसका आधार नींव माना जाता था। तो अब
जब देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन में महिला समाज को इतना तवज्जो दिया जाता था, मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा समाज के पतन के बाद हमारे यहाँ जब वैदिक सिविलाइजेशन आया और ऋग वैदिक काल में तो महिलाओं का वर्चस्व इतना बढ़ गया था जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, स्त्री एक ऐसा शब्द है जिसमें अब पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है इन्हीं से मानी जाती है। यहाँ तक देवी पुराण में कहा गया है इस संसार में जितने संसार की उत्पत्ति जो हुई है वो शक्ति से हुई है। किससे हुई है? शक्ति से हुई है। तो भाई स्त्री एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और इसीलिए सारे शास्त्रों में लिखा भी गया है कि यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो है महिलाओं की इतनी जो है वर्णन किया गया है कि नारी को जहाँ पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ देवता निवास नहीं करते। ये देखिए हमारे वैदिक काल में इस तरीके से, वैदिक काल में अगर देखा जाए महिलाओं को सम्मान के साथ साथ यानी राजनीति में भी हिस्सा लेती थी। सभा और समिति दो संस्थाएं हुआ करती थी, जहां पर सभा जो अपर सदन हुआ करता था वहां पर महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी, और फिर महिलाओं को यज्ञों में बराबर साथ में बैठने का हक दिया जाता था। महिलाओं को जो है उपनयन यानी जनेऊ पहनने का अधिकार हुआ करता था। महिलाएं शिकार भी करती थी, महिलाएं शास्त्रार्थ भी करती थी। इस प्रकार का देखिए अनेक प्रकार के अधिकार मिले हुए थे। यानी महिलाओं को नियोग प्रथा का भी अधिकार था, बहुपति प्रथा का अधिकार था, और हर प्रकार के अंतर जातीय विवाह का भी अधिकार था। वैदिक काल में महिलाओं को प्राप्त हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा फिर कुछ कमियां आई, कुछ प्रवृत्ति जो है देखा गया, और उसके चलते अंधविश्वास के चलते दिनों दिन धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति क्या होने लगी? डाउन होने लगी। तो जैसे गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर पीरियड शुरू होता है, महिलाओं की दशा और भी ज़्यादा धीरे धीरे दयनीय होने जाती है। और जैसे जब भारत में मुस्लिम लोगों का आक्रमण होता है और फिर महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा धीरे धीरे डावाडोल हो जाती है। पर्दा प्रथा, फिर उसके बाद विधवाओं को दोबारा शादी ना करने का अधिकार, बाल विवाह जो है, जौहर प्रथा, सती प्रथा, अनेक ऐसी प्रथाएं जो हैं सारे के सारे ऊपर प्रथाओं किसके ऊपर? महिलाओं के ऊपर लाद दिया गया। तो इस तरीके से मध्यकाल जो है वो महिलाओं के विकास के लिए एक प्रकार से डार्क एज माना जाता है। आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा जैसे जैसे समाज हमारा आगे बढ़ा और फिर हमने महिलाओं के विकास के लिए अनेक प्रकार से काम करना शुरू किया। 18वीं शताब्दी जब 19वीं शताब्दी शुरू हुआ तो उस समय राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विवेकानंद जो हमारे समाज सुधारक थे, इन लोगों ने, दयानंद सरस्वती, इन लोगों के प्रयासों के माध्यम से फिर एक बार जो है महिलाओं में की सामाजिक स्थिति में क्या किया गया? एक परिवर्तन देखा जाने लगा। यानी महिलाओं के विकास पर, महिलाओं की शिक्षा पर जो है, विधवाओं के पुनर्विवाह पर, सती प्रथा के अंत पर, बालिका शिशु हत्या पर रोक लगाने के लिए अनेक प्रकार की देखिए पाबंदियां जो है लागू की गई और थोड़ा धीरे धीरे विकास बढ़ा। लेकिन आज जो विकास है, जिस बुलंदियों पर आज हमारे देश की जो है महिलाएं पहुंची हुई हैं, तो क्या ऐसी स्थिति पहले, यानी आज से अगर 100 साल पहले, 50-20 साल पहले कल्पना किया जाए, 30 साल पहले, तो इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं था। इतना फ्रीडम मिलने का आज जो है इस बुलंदियों पर जो है महिलाएं पहुंच चुकी हैं, तो उसका कारण क्या है? महिला सशक्तिकरण। तो जिस समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को हर प्रकार के स्वतंत्रता होती है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सभी प्रकार की फ्रीडम मिलती है और महिलाएं स्वतंत्र होकर के अपने डिसीजन ले सकती हैं, तो वहाँ पर क्या होता? उस समाज का विकास होता है, उस समाज में रहने वाले मानव का विकास होता है। तो महिला सशक्तिकरण पे तो देखिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, ध्यान से देखिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर के वह अपने सामाजिक स्तर को देखिए क्या कर सकती है? ऊंचा कर सकती है।
आज हमारे इस क्षेत्रों में क्या दिया है, इकोनॉमिक सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारे इकोनॉमी के दो सेक्टर्स हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यानी जिसे असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, तो इस असंगठित क्षेत्र में देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, तो वहाँ पर देखिए जो मेल और फीमेल है, इन दोनों में क्या दिखा जाता है, एक बहुत ही गैप देखा जाता है, इनइक्वलिटी देखी जाती है। और वो इनइक्वलिटी किससे रिलेटेड है, जो हमारी इनइक्वलिटी इनकम इनइक्वलिटी से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। किसमें, ऑन देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। अब सोचो कि अगर मेल है तो इसकी इनकम क्या है, ज़्यादा है, और वहीं फीमेल है तो इसकी इनकम क्यों है, कम क्यों है। देखिए कहाँ पर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। मेल है तो इनकम ज़्यादा है, फीमेल है तो कम। अब सोचिए जिस महिला की इनकम आय कम होगी तो वो अपनी इच्छा यानी क्या होगा, जब सोचो कि अगर इनकम कम होगी तो ध्यान से क्या होगा, ये अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें पूरी कर पाएंगी या नहीं कर पाएगी, तो अपनी आवश्यकता की सभी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाएगी। जब आवश्यकता आपको पूरा नहीं कर पाएगी, अब चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, तो ऐसी स्थिति में गरीबी बेरोजगारी क्या होगी, बनी रहेगी। गरीबी का स्तर क्या होगा, जब कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा ना कर पाए तो वो बंदा क्या है, गरीब है ना। गरीबी की तो परिभाषा यही दिया गया है ना। गरीबी क्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता, उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको ना पूरा कर पाए तो वो बंदा क्या है, गरीबी। इसीलिए कहा जाता है विकास जो है वो गरीबी के विरुद्ध क्या है, एक लड़ाई है। यानी डेवलपमेंट क्या है, पॉवर्टी के अगेंस्ट एक प्रकार का देखिए लड़ाई है। तो भाई अगर किसी महिला की इनकम कम है और उस इनकम कम होने की वजह से अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति गरीबी की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस समाज का, उस जो है मानव का विकास हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो आज जो है प्राचीन काल से ही महिलाओं को क्या हुआ, ध्यान से देखिए, जैसे ऋग्वैदिक पीरियड समाप्त होता है और मौर्य समाज आता है, धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति को क्या हुआ, सामाजिक स्थिति महिलाओं को धीरे धीरे दबा दिया गया, और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी महिलाओं को देखिए दबा दिया गया। अब देखिए एक तरफ हम तो विकसित देश की बात करते हैं, एक तरफ हम जहाँ पर कहते हैं कि हमारा देश भारत जो है आज जो है विकास के जो है, भारत एक विकसित राज्य की बनने की कैटेगरी पर जा रहा है, और उसके लिए हम क्या मनाते हैं, ध्यान से देखिए, और उसके लिए हम मातृ दिवस मनाते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, मातृ दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऐसे तमाम सारे प्रोग्राम हम कार्यक्रम जो है अडॉप्ट करते हैं, देखिए अपनाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार यानी हमारे देश में, हमारे राज्य में एक ऐसा पहलू भी देखने को प्राप्त होता है जिसमें ध्यान से देखिए भारत को, महिलाओं को सशक्त बनाने में, जहां पर समाज क्या करता है, देखिए उनके अधिकारों को मारने वाली देखिए उन तमाम राक्षसी सोच को मारना जरूरी है। अगर देश का विकास करना है तो भाई सबसे पहले मातृ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना करके एक फूल सबमिट करके हम केवल महिला सशक्तिकरण नहीं कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण तब हो सकती है, तब हो संभव बन सकता है जब महिलाओं को सम्मान करने वाली, जो महिलाओं के सोच को मारने, ध्यान से देखिए, महिलाओं के प्रति निगेटिव सोच रखने वाले समाज यानी राक्षसी सोच वाले लोगों को क्या करना होगा, उनकी सोच, अपनी सोच को मारना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे कह दिया जाए दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम, यानी महिला सशक्तिकरण में एक सबसे बड़ा बाधा क्या है, डाउरी सिस्टम। भाई अगर हमारा लड़का सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, हमारा लड़का अगर कलेक्टर बन गया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है 40 लाख की डिमांड होगी। कितनी, 40 लाख की डिमांड होगी। तो सोचो कि ऐसी कंडीशन में हम महिला विकास की बात कर रहे हैं और सोच ऐसा रख रहे हैं, सेलेक्ट हो गए हैं कि कलेक्टर बन गए हैं, 40 लाख की डिमांड है। तो अशिक्षा, लड़का पढ़ेगा, बेटी होए तो बेटी नहीं पढ़ने देंगी। तो अशिक्षा, यौन हिंसा, सेक्सुअल हरासमेंट अगर दिनों दिन अगर महिलाओं का जारी होगा तो क्या समाज विकसित हो पाएगा, नहीं होगा ना। तो ध्यान से देखिए, असमानता, भ्रूण हत्या के प्रति, घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति और ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो क्या करती, हमारी जो है महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक का काम करती हैं, और व्यक्ति को जो
इन सोच रखने वाले लोगों को क्या करना होगा, अपनी सोच को मारना जरूरी है। ज्ञान से देखिए, जैसे कि हम मातृ दिवस मनाते हैं, मंजिल दूर है और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी फिक्र बहुत है, मार डालती दुनिया कब की हमें, लेकिन मां की दुआओं में असर बहुत है। सोचो, आज अगर हम जिंदा हैं, हमारा अस्तित्व है, इस मां की वजह से है, नहीं तो हमें पैदा होते ही लोग कब का शिकार बना लेते। मां ही है जो अपने कितनी मुसीबत से, कितनी पीड़ा को उठा करके 9 माह हमें अपने कोख में रख करके हमें जन्म देती है, और फिर हम उसी महिला का क्या करते हैं, हम अपमान करते हैं। तो भाई ऐसी जो है, तो इसके लिए हम मातृ दिवस मनाते हैं। तो भाई ये मातृ दिवस हम केवल एक दिन जाकर के फूल दे करके मातृ दिवस नहीं मना सकते। पूरा का पूरा साल हम क्या करते हैं, अपनी माँ के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं, उनको खाने के लिए नहीं पूछते हैं, उनको हम ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, और एक दिन हम मिल जाएंगे, मिल करके आ जाएंगे, फूल दे करके आ जाएंगे। महिला विकास नहीं, महिला सशक्तिकरण करना होगा। ध्यान से देखिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। अगर महिला चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, और वही महिला अगर अपने पे आ जाए तो क्या अगर घर को नर्क भी बना सकती है। इसीलिए महिला को दुर्गा कहा गया है, और दुर्गा जब अपने सौम्य रूप में होती हैं तो लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, प्यार से देखते हैं। और वही दुर्गा अगर जब क्रोधित हो जाती है तो काली का रूप ले लेती है, जो विनाश पर, तबाही पर आ जाती है। तो ध्यान से देखिए, महिला सशक्तिकरण के दिशा में तो दहेज प्रथा, डाउरी तो एक ऐसा अभिशाप बन चुका है हमारे समाज में, जिसको भाई समाप्त करना बहुत जरूरी। और याद रखना, डाउरी आज एक जो है अपराध है, एक क्राइम माना जाता है। एक जो है डाउरी लेना और डाउरी देना भी अब एक प्रकार का क्राइम माना जाता है। तो ऐसे भाई डाउरी वाले सोच वाले इंसान से तो भाई बिल्कुल बचना जरूरी है। सेक्सुअल हरासमेंट आज के समय में देख रहे हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है हमारे देश, जहां प्राचीन काल में महिलाओं को हर प्रकार के अधिकार हुआ करते, आज जो है महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट हर जगह पे, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। अकेली कोई भी महिला जो है रात में 10 बजे के बाद जो है सड़कों पर सुरक्षित नहीं चल सकती है। क्यों? लोगों की सोच को मारना होगा वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए। देखिए, भ्रूण हत्या जो है, जेंडर इनइक्वलिटी यानी जो लिंग असमानता देखा जाता है, पुरुष है तो उसकी इनकम ज़्यादा, उसको सामाजिक स्टेटस ज़्यादा मिलेगा, और महिला है तो उसको कम तवज्जो दिया जाएगा। तो भाई ऐसी सोच, ध्यान से, हमें बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। अगर पता लगा बेटी है, हमने लिंग टेस्ट कराया और पता लगा बेटी है, तो बेटी को क्या कर दिया जाए, तुरंत जो है मार दिया जाए, जो है भ्रूण हत्या कर दिया जाए। तो ऐसी सोच रखने वाले, मानसिकता वाले लोगों की सोच पर हमें पाबंदियां लगानी होगी, तभी हमारा वुमेन एम्पावरमेंट सक्सेस हो सकता है। ध्यान से देखिए, और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि लोगों को क्या मिल सके, रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबर के मौके मिल सके महिलाओं को, और जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। और यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती हैं। तो एक ही माध्यम है महिला सशक्तिकरण। और भारत एवं यूपी में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों, और आपको सबको पता है। तो देखिए, कई भारतीय महिलाएं देखिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों पर कब्जा उनका बना हुआ है। और आपको पता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला हैं, ठीक है। और फिर हमारे देश की महिलाएं सेना में हैं, जो है सेना में भी पहुंच चुकी हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं नहीं हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करने वाली महिलाएं हैं, जिनको क्या शिक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो गरीबी की मार झेल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं के विकास के लिए, जो ग्रामीण परिवेश से हैं, उनके विकास के लिए क्या है, महिला सशक्तिकरण आवश्यक है भाई। शिक्षा के मामले में भारत की महिलाएं देखिए पुरुषों के अपेक्षा पीछे हैं,
और अगर भारत में साक्षरता दर देखा जाए महिला और पुरुष में, जहां पर पुरुषों की साक्षरता दर 80-81% है, वहीं पर महिला की साक्षरता मात्र देखिए 60% के करीब मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर साक्षरता दर कम होगी तो क्या वहां पर जो है विकास हो पाएगा? नहीं होगा। तो भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का देखिए एक और भी मुख्य कारण क्या है, यानी भुगतान, आय असमानता है। क्या है? आय असमानता। आय असमानता भी एक कारण है। पुरुष में पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार को देखिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ध्यान से देखिए, अगर पुरुष समाज है, ध्यान से देखिए, पुरुष परिवार, तो ऐसी स्थिति में सारे काम पुरुष द्वारा ही किए जाएंगे, महिलाओं के द्वारा नहीं किए जाएंगे। तो इस तरीके से भारत की लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है। मतलब पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की ज़रूरत है जो अभी सशक्त नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर महिला नहीं होगी तो भाई किसी भी नए जीव की उत्पत्ति की कल्पना कहाँ से की जा सकती है। तो इसलिए महिला विकास क्या है? आवश्यक है। ध्यान से देखिए, अब महिलाओं के विकास में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आने वाली अनेक बाधाएं हैं। सबसे पहले क्या होगा? पुरानी रूढ़िवादी सोच को बदलना होगा। पुरानी और रूढ़िवादी विचारधाराओं को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा, ताकि जो है महिलाएं, ठीक है, आगे बढ़ सके। शिक्षा सबका अधिकार है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमको लाना होगा। ध्यान से देखिए, महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष इक्वल माना गया है। तो ध्यान से देखिए, जब हम कहते हैं ना, बिना देखिए, जब महिला और पुरुष दोनों को बराबर का हक है, ठीक है, तो भाई सामाजिक रूप को इनसे पीछे क्यों रखा गया है? संतान पैदा करने के लिए जब हमें महिला की आवश्यकता है, तो लेकिन सामाजिक रूप से इनको आर्थिक रूप से पीछे क्यों रखा गया है? संतान पैदा करने के लिए इनको जब फ्रंट पे लाया जाता है तो वहां सामाजिक और आर्थिक रूप, राजनीतिक रूप से इनको पीछे क्यों रखा गया है? तो भाई उसके लिए भी इनको आगे लाने की जरूरत पड़ती है। और भारत में देखिए, सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर के अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भारत सरकार द्वारा, ध्यान से देखिए, महिला हेल्पलाइन जो शुरू की गई है, 181, उज्ज्वला योजना शुरू की गई है, पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये तमाम सारी योजनाएं हैं। वहीं उत्तर प्रदेश द्वारा महिला सामर्थ्य योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सामर्थ्य योजना शुरू की है। संसद ने, पार्लियामेंट द्वारा अनेक ऐसे कानून बनाए गए जो महिला सशक्तिकरण को क्या करते हैं? इंप्रूवमेंट करते हैं। अनैतिक व्यापार देखिए, रोकथाम अधिनियम 1956, दहेज रोक अधिनियम देखिए 1961, एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987, लिंग परीक्षण तकनीकी 1994, आगे कर रहा है बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का देखिए यौन शोषण एक्ट 2013। ये अनेक सारे एक्ट जो है महिला सशक्तिकरण को देखिए इम्प्रूवमेंट करते हैं। और इसके अलावा हमारे आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो केवल महिलाओं के अधिकारों को जो है, अधिकारों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। और जो भी वो आईपीसी के जो भी सेक्शन है वो महिला एम्पावरमेंट में क्या करते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि कोई व्यक्ति महिला को देख करके अश्लील गाने गाता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए आईपी की सेक्शन 294 का प्रावधान किया गया है। अगर जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को गाली देता है या बुरी अश्लील अश्लील गाना गाता है, कमेंट करता है, तो ऐसे कंडीशन में 294 का आईपीसी एक्ट जो है का प्रावधान किया गया है। कोई महिला को अगर जो है अश्लील वीडियो वगैरह सेंड करता है, कौन सा अश्लील वीडियो वगैरह सेंड करता है, तो ध्यान से देखिए, इसके लिए 354 और देखिए 354 का खा गा घा गा यानी 5 सेक्शन बनाए गए। 354 और 354 यह क्या है, आपके छेड़खानी से भी संबंधित है। किसमें? ध्यान से, इसमें क्या आता है देखिए, महिलाओं की लज्जाशीलता भंग करने के लिए उसके साथ बल का प्रयोग करना, जिसे हम छेड़छाड़ बोल सकते हैं। छेड़खानी भी देखिए, महिलाओं के अश्लील वीडियो दिखाना या वीडियो भेजना, पीछा करना, कमजोर करने के उद्देश्य से हमला करना, नातेदार या अन्य व्यक्तियों द्वारा स्त्री का देखिए लज्जा भंग करना, ये सारे का सारे जो काम हमारे जो है आईपीसी का देखिए 354 में आता है। यानी 354 देखिए आईपीसी कोड में आता है, जो आपको जिसमें जो है इनमें रखा गया है। और वहीं 363 अगर महिलाओं का किडनैपिंग किया जाता है, अगर महिलाओं को किडनैपिंग किया जाता है तो 363 का देखिए आईपीसी में है। 364 देखिए, इसमें हत्या करने के उद्देश्य से अगर महिला को का अपहरण किया जाता है तो आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
366 ये भी देखिए महिला सशक्तिकरण को जो संबंधित है। इसमें किसी महिला को विवाह करने के लिए देखिए विवश करना या उसे भ्रष्ट करने के लिए अपहरण करना, किसी महिला को किडनैप कर लियो जबरदस्ती शादी करने के लिए उसके ऊपर दबाव बना रहे हो तो उसके लिए 366 का जो प्रावधान किया गया है। तो अनेक प्रकार की देखिए 371 के अंतर्गत जो है किसी महिला के साथ जो है नौकरानी जैसा व्यवहार करना या घरवाली के साथ, बीबी के साथ अगर नौकरानी जैसा व्यवहार कर रहे हो तो उसके लिए 371 का प्रावधान है। 372 है 18 वर्ष से कम अगर आयु की जो लड़कियां हैं अगर उनके साथ अगर प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति का में धंधे में अगर झेल डाल रहे हो तो उसके लिए 372 का प्रावधान किया गया है। और बहुत सारे आर्टिकल्स यानी आईपीसी के सेक्शन हैं। देखिए 376 है आईपीसी 376 जो आपको रेप केस से संबंधित है। फिर आईपीसी 377 देखिए ये भी आईपीसी 377 ये किससे है? अननेचुरल सेक्स से है यानी अप्राकृतिक यौन संबंध से देखा जाता है। इसके अलावा देखिए 498 और 498A तो ये देखिए आपके डाउरी से संबंधित है, दहेज केस से संबंधित। बहुत सारे अधिकार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा दोनों के माध्यम से किए जा रहे हैं। इस तरीके से अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लेते हैं अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।